ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। थैंक यू बेटा। ये दवा बेटा रख दीजिए। ये बेटा मेज पे रख दीजिए, ठीक है। याद दिला के 2 घंटे चले बेटा। बैठिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा पूछा है बेटा? दूसरा, ये वाला ना। आइए सीखते हैं। मेज पर रख के वहां के तौली होगी रेड वाली, मुंह पोछने के लेते हैं। हाँ। y is equal to tan inverse 3x minus x cube बटे 1 minus 3x square if x is greater than 1 by root 3 and less than 1 by root। ओके बेटा, आप सुनते हैं और काम करते हैं। देखिए बेटा कैसे हल करेंगे। अब आपको इसका अवकलन करना है, श्योर है ना? तो पहले आप क्या करोगे? अब आप अगर सोचो, आ जाओ बेटा। अगर आप सोचो तो आपके दिमाग में 2 रास्ते नजर आने लगेंगे, है ना बेटा? कौन से 2 रास्ते नजर आएंगे? पहला तो यही आएगा कि इसको अगर ये फलन है तो अवकलन करें तो डी बाई डी एक्स टेन यूनिवर्स ये पूरा एक्स हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो आपको फार्मूला था 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना? तो अब पूरे को स्क्वायर करोगे तो बहुत लंबा पक्ष हो जाएगा। लेकिन एक रास्ता नजर आएगा, जाहिर है कि कोई चीज असंभव नहीं होती, कर लिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम लोग पीछे पड़े थे त्रिकोणमिति में, tan यूनिवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो क्यों नहीं इसे tan में कन्वर्ट कर दिया जाए? तो जब देखोगे तो आपको नजरेगा ये तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अब हमको ये रास्ता इजी मिल गया। पहले दिमाग काम कर रहा है, कैसे मैंने समझाया? हाँ, तो ये सब समझने चाहिए। अब ये तभी समझ आएगी जब सूत्र याद रहे। अब लगा तो रहे हो अवकलन, अब काम हो रहा है त्रिकोण में, इसीलिए सबसे पहले त्रिकोण मिति पढ़ाई जाती है। तो अब यहाँ मान लो, माना x इज इक्वल टू tan थीटा। अब समझ आ रहे हैं? तो बोलो थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब चलो उठा के रख देते हैं। बोलो पहले भी हल करोगे। tan यूनिवर्स बोलो 3x बराबर tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 3। अब बोलो ये tan 3 थीटा का फार्मूला है tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो बोलो 3 थीटा। अब 3 थीटा बराबर माने थे tan इनवर्स, अब अवकलन कर लो। अब समझ आ गया? तो इसलिए बेटा अब यहाँ लिख दो, लिख दे रहा हूं ना, तो कुछ लोग सोचेंगे अवकलन dy बाई 3 बाहर कर दो, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब बोलो 3,
फार्मूला कल का पढ़ाया गया है, 1 प्लस होता है बेटा, 1 प्लस हो गया। तो अब ये आंसर हो गया, चेक करो। ये फार्मूला में, हाँ ठीक है ठीक है, फार्मूला ये है ना, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर 1 बाई, वो लिखा गया करनी लिखा गई, हटा दिया मैंने, ये फार्मूला है ना। अब बोलो कोई डाउट, चेक करो। अब आसान हो गया कि भी नहीं हो गया। तो जब भी बेटा बड़ा रहे ना तो उसमें फार्मूला त्रिकोणमिति के लगा के छोटा करो। अब उसका रास्ता यहाँ से छिप जाएगा और वो फिर अपीयर कर देगा। अब मुझे समझाओ, कोई दिक्कत है? जल्दी। हो रहा है, अभी खाएं। एक्चुअली मौसम थोड़ा बदला, स्कूल जल्दी ही खुलने वाला है। आज से कई राज्य में खुल गया, उत्तराखंड में भी आज से शुरू हो गया, और हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने कल का मीटिंग बैठा दिया है। तो जल्दी ही इसी हफ्ते में कोई ना कोई सूचना आ जाएगी। आइए मान के चलिए कि 16 अगस्त से खुल जाएगा, या हो सकता है उससे पहले ही खुल जाए। आज सूचना कोई ना कोई आएगी। कल की कमेटी बैठी, उत्तर प्रदेश में 0.1% का रेट है कोरोना का, माने 1% नहीं है, तो बहुत अच्छी खबर है। और उसमें भी 25 जिले ऐसे हैं जहां 1% भी नहीं है, और उसमें आपका चंदौली भी है। आप मुझे बताइए बेटा, कोई दिक्कत है? जल्दी। आसान हो गया बेटा, चलो चलो आगे बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन स्टूडेंट प्रॉब्लम बोलो। थैंक यू बेटा। नीतीश कोई प्रॉब्लम है बेटा तो बता दो। ओके बेटा, ठीक है। तीसरा बैठे बेटा, y इज इक्वल टू cos यूनिवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभिषेक सिंह कहाँ के? नेबुरा के, बुला दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x is less greater than 0 and less than 1। अब बोलिए क्या करेंगे? दिमाग में पहले वही बात आएगी कि अगर हम इस पूरे को x मान लें तो cos यूनिवर्स x बराबर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर खोलेंगे तो बड़ा हो जाएगा,
तो इसका मतलब तब दूसरा विकल्प तलाश लें, काश यूनिवर्स काश थीटा बराबर थीटा। तो अब सोचो तो मिल गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर काश 2 थीटा। त्रिकोणमिति में पढ़े हो फार्मूला, जिसको नहीं आता है भी बता। अब चले, ये सब बच्चे पास हो गए हैं, तो पास तो सभी हो गया है। अब सही जगह इन लोग को भेज दिया जाए। अब फीस कहीं 1.5 लाख है, कहीं 2 लाख है, तो पेरेंट्स भी तो देखना है। तो ही हम बोले हैं कि हमने कॉलेज से बात कर ली है, तो उनका करवा देंगे। 80,000 रुपए में उसका हो जाएगा। 1.25 लाख बनारस लग रहा है डी फार्मा में, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब उससे वो कर लेगा तो उसका करियर सेट हो जाएगा। चले बेटा, हाँ तो समझ आ रही है बेटा। तो क्या करोगे, मैं यही कह रहा था कि अगर आपको सूत्र देखिए नहीं याद होगा तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप पढ़े हुए हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। ये सूत्र है जो आपने 11 में पढ़े। हाँ, यहाँ x की जगह tan लेंगे, तो जब tan रख देंगे तब ये cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब फार्मूला लग जाएगा। आ गया। और अगर आपको शंका है तो बोलिए, साबित करके दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट सपोज दैट, बोलिए x बराबर tan थीटा, तो बोलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब मान रख दीजिए cos यूनिवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस, अब बोलिए, अभी सूत्र मैंने लिखा रखा है, ये किसका सूत्र है? तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय cos 2 थीटा। गुड गर्ल, चलिए cos 2 थीटा अब फार्मूला है, तो अब हम लोग लगा सकते हैं cos यूनिवर्स cos थीटा बराबर थीटा। बोलिए 2 थीटा, तो क्या 2 थीटा है? तो अब बोलो 2 क्या है? अब कर लिया हूं पहला। नाउ
अवकलन करने पर बोलो डी बाई डी एक्स टू डी बाई डी एक्स चेन इनवर्स एच बोलो 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ? अब खोल दो 2 अपॉन चेक करो बेटा। अब आ गया? कठिन तो नहीं लग रहा है? जो सूत्र नहीं आ रहा है देखो लिख दे रहा हूं, याद कर लो। ये सब तुमने 11th में पढ़ लिए हैं। चैप्टर पहला खोलोगे जब शुरू किया था तो सब बता दिया था, है ना बेटा? थोड़ा 10 मिनट आप लोग और वेट करिए, आज हम लेट शुरू किए हैं। थोड़ा सुबह में बुखार आ गया, चले गए थे हॉस्पिटल। नीतीश फोन किया मेरे को, तो हम बोले बेटा थोड़ा 15 मिनट लगेगा। तो कहा सर कोई बात नहीं, हम नहीं जान रहे थे। कोई बात। यहाँ से पढ़ा के उनको गए ना, आपको पढ़ा के गए हैं तो पूरा शरीर पसीना से भीग गया। तो हमको यार हमको पसीना क्यों आ रहा है, इसका मतलब फीवर है। तब हमने कब समय नहीं गंवाना है, इसे वायरल इन्फेक्शन चल रहा है और ऊपर से कोरोना का डर। इसीलिए जब पानी बरस रहा होता है तो मैं बच्चों को बोलता हूँ मत आओ, भीगो मत, इस समय कोरोना का समय है। भाई वीडियो बना के भेज दिया जाएगा। अच्छा हाँ, कल सब देखे थे यूट्यूब पे लोड कर दिए, भेजे थे ना? उसको आप लोग सब्सक्राइब करवाओ बेटा, उससे आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। अब यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। अब ऐसे आपके मोबाइल में ये सब जाके स्टोर होता है तो फुल हो जाती है मेमोरी। अब इस यूट्यूब पे है, कभी भी आप जाइए, अब आपको अपने मोबाइल में जो है हैकिंग नहीं आएगी, न स्टोर करना न डिलीट मारना है। अब वहां पड़ा हुआ है, जब मन करे तब देखिए। अब मेरे में भी स्टोर हो रहा था तो मोबाइल हैक कर रही थी तो सब डिलीट कर दिए। चलिए हाँ बेटा चले छठवा में। अब देखिए छठे में, और उसके पहले नहीं ना प्रॉब्लम है। आइए छठे बेटा नहीं। y is equal to sin inverse in bracket 2x x square x is greater than -1 by under root 2 and less than, यानी -π/4 से π/4 की लिमिट है। प्रथम चतुर्थांश करें। अब फिर से दिमाग लगाओ, तो हम दिमाग लगा लिए। साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाए तो थीटा हो जाएगा। अब यहाँ साइन लाने के लिए क्या करें, तो दिमाग लगाओ। x बराबर साइन थीटा चाहे कास थीटा मान लो। अब आप कहोगे सर दोनों ऑप्शन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। अगर मैं इसको कास मान लूं तो अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा। आ गया ना? नहीं आ गया? और अगर हम साइन मानते तो ये साइन और ये कास हो जाता है, तो भी वही सूत्र आ जाता है। अब समझ गए ना? देख रहे हो कैसे कैसे नियम चेंज हो रहा है। कुछ नहीं है, बस फार्मूले का खेल है। प्रॉब्लम तो लेट कंसीडर
क्या माने, जो कहो मान ले, काश मान ले, चलो जो कहो मान ले। तब बोलो उठा के रख दे, तो यहाँ बोलो थीटा बराबर काश यूनिवर्स एक्स। अब बोलो बेटा y इज इक्वल टू साइन यूनिवर्स 2 अंडर रूट, ठीक है। अब बोलो 2 cos थीटा इंटू, बोलो अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 साइन है cos से, तो बोलो साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, अब अवकलन कर लें तो 2 थीटा cos इनवर्स एक्स, राइट है। अब पकड़ो, अब क्या करोगे, अवकलन करोगे, अवकलन करने पर बोलो डी वाई वाई, बोलो 2 डी वाई डी एक्स cos इनवर्स एक्स, बोलो -1, यही ना। अब बोलो -2 +2। अब देखो कहाँ गलती हुई है, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा था कि आपको समझा सकूं। ये लिमिट देख रहे हो π/4 से ज्यादा है, अब +π/4 तक है, तो ये मान पॉजिटिव हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमिति का मान पॉजिटिव होता है, बस यही समझाने के लिए मैंने ऑप्शन छोड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको x बराबर cos थीटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि cos का वैल्यू जो है निगेटिव हो जाता है द्वितीय चतुर्थांश में, और उसकी लिमिट याद है ना, रेंज इसकी -π/2 से +π/2, और उसकी हाँ 0 से पाई वो लिमिट होती है। तो इसलिए बेटा यही समझाने के लिए मैंने सोचा ऐसे बताऊंगा तो आप जल्दी समझो। क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, साइन थीटा, और यहाँ बोलिए तो अब ये हो जाएगा ऐसा ही, क्लियर हो गया। अब यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, अब यहाँ भी हो जाएगा साइन, बस खत्म नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स का वैल्यू 1/√1 - x, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऐसे करके बताया ना कि आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। और वो डायरेक्ट लिखते ना तो आप लोग ऑप्शन हमेशा लेके चलते कि हाँ काश भी मान सकते हैं, तो इसलिए वो जो लिमिट दे दिया है ना उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब चूंकि वहां वैल्यू x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि वो पॉजिटिव लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा लेने को कह रहा है, तो ये आ जाएगा 0 से पाई के रेंज में, इसलिए काश करना। अब सही है, तो ये उसमें नहीं आएगा, वो आएगा -π/2 से +π/2 के रेंज में, यानी साइन वाले में। बेटा आप लोग आके बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। कहाँ चले गए थे, बनारस, कुछ दिक्कत थी, बैठ जाओ जाके। बैठिए।
कहाँ थे, सो गए थे क्या? बस बैठो बेटा। चलें, एक आध सवाल और पूछ लो। अब देखो सातवां में क्या करना है। देखो सातवां में है सेक यूनिवर्स 1/2x² -1। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर लेना। अब सोचो क्या करें। देखो क्या करें, पहले यहाँ ही बैठे बैठे बता रहे हैं। तो देखो ये सेक है, अतः अगर टोटल को यक्ष मानेंगे तो फार्मूला है d/dx सेक यूनिवर्स यक्स इज इक्वल टू 1/x, है ना? आ रहा है समझ में? √x² -1, यही फार्मूला। तो उस तरह खोलने में ये बड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब हमने दिमाग लगाया। क्या लगाया कि अगर इसको सेक बदल दे तो काम बन जाएगा। तो ये 1 बटा कास रहे तब न सेक होगा। अब जैसे ही कास सोचा तो बस कास का रूल याद आ गया। काश 2 थीटा के 3 सूत्र हैं कि नहीं है? एक सूत्र है 2 कास स्क्वायर -1। देखो आ गया 2 कास स्क्वायर माइनस, यानी x बराबर कास थीटा मान लें। तो इसीलिए का पहले डिस्कस कर, यानी ये खुद हमें बता देगा कि हमको क्या करना चाहिए। समझ आ गई? पीछे विजय, अब आओ बोर्ड पे। y is equal to sec universe in bracket 1/2x² -1। x is greater than 0, देखे, और लेस देन, आप बोलो एकदम क्लियर कट हो गया। देखो ये 0 से पाई का रेंज है और ये रेंज कास का होता है, तो वहां से भी पकड़ा जा सकता है ना? तो ये ले लो, यानी जिसको सूत्र याद है वो सूत्र से पकड़ लेगा, नहीं तो उसके दिए गए कंडीशन। सही है? तो बोलो लेट x इज इक्वल टू, तो बोलो थीटा इज इक्वल टू, अब रखते पहले हल करो। सेक यूनिवर्स 1/2 कास स्क्वायर थीटा -1। बोलो ये कास 2 थीटा का फार्मूला है, तो सेक यूनिवर्स 1/कास 2 थीटा। अब बोलो सेक यूनिवर्स 1/कास माने सेक, तो सेक 2 थीटा। अब बराबर 2 थीटा 2 थीटा। अब अवकलन कर लो, dy/2d/dx, बोलो 2x²। अब बोलो, यानी छठे का ठीक उल्टा है चिन्ह में, देखो दिया है। अब कोई दिक्कत? प्रश्नावली ओवर। अब कौन आएगा? 3.5.4। ओके, तो अब ये खत्म हो गई। अब फिजिक्स निकाल लीजिए, तो अब अगले वाले को अगले दिन देखा जाएगा। ठीक है।
देखिए कहाँ तक गढ़ी गई है। फिजिक्स में देख लीजिए कहाँ तक पढ़ाया गया है। हाँ हाँ सही कह रहे हो। तो ऊर्जा में ह्रास ही नहीं हुआ था। ऊर्जा में ह्रास के बाद मैंने आपको 4 कारण भी डील किए थे कि इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स पर इतना वोल्ट और इतना एम्पियर क्यों लिखा रहता है। दूसरा, स्विच हमेशा ढीला नहीं रखना चाहिए, क्यों। अगला, स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो वो चिंगारी क्यों मारता है। और चौथा, कि हाई टेंशन वायर से करंट नंगे तार से भेजी जाती है तो अचानक चिंगारी गुजरती, स्पार्किंग कर जाता है। तो ये सबका जवाब मैंने उस सूत्र से दे दिया था। अब आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। तब मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर का एक हिस्सा खत्म हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब वो संधारित्र को लेकर पढ़ेंगे। और अब ये दूसरा पक्ष शुरू हो रहा है जो आपके लिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जाने से पहले एक बात बता, आपके फिजिक्स में 7वां सवाल सबसे बड़ी सवाल होती है और वो 2.5 नंबर की होती है, यानी सबसे अधिक नंबर के सवाल 2.5 नंबर, और उसमें 3 सवाल रहती है करना। तो उस 3 में 2 न्यूमेरिकल 1 डेरिवेशन या 2 डेरिवेशन होता है। अब मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं कि जब 2 न्यूमेरिकल होगी तो वो न्यूमेरिकल जो 7वां सवाल में होगी वो मात्र 3 चैप्टर में से होगी। एक अभी जो कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हो, अभी जब पढ़ाऊंगा तो कैपेसिटर को कंबाइन करूंगा तो इस पर सर्किट की सवाल होगी। दूसरी सवाल 2.5 नंबर में आएगी सिंपल सर्किट से, मतलब इसी इलेक्ट्रिसिटी का अंतिम चैप्टर। और तीसरी न्यूमेरिकल की सवाल आएगी मैग्नेट के अंतिम चैप्टर, नाम होगा प्रत्यावर्ती धारा। इन्हीं 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन यहाँ पूछेगा 7वां में। अर्थात आप समझ सकते हो कि अगर तुमने 7वां सवाल कर लिया तो 5 नंबर तुम्हारा फिक्स। अब 70 नंबर में 5 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, मायने रखता है। और अब तो चूंकि ज्वाइंट पेपर आता है इसलिए अब ये 5 नंबर का हो गया है, यानी कि तुमको सीधे ये 10 नंबर दे देगा। समझ गए। तो 70 में 10 सोच लो। और जिसको ये 10 लेने आएगा ना तो उसको बाकी का तो समझ लो ऑलरेडी आ जाएगा। तो इसलिए ये चैप्टर को बड़े मन लगा के पढ़ो, एक एक चीज पे डाउट है तो डिस्कशन करो। और जब न्यूमेरिकल का मौका दूंगा कि अब न्यूमेरिकल लगाओ तो आपको जो भी न्यूमेरिकल नहीं आ रही है सारा पूछ डालो। ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया है, ये 11 की तरह नहीं। सोच लो 11 की तरह नहीं चलना है। आपको पूरे फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल होगी आपको ट्राई कर लेना है। छोड़ देंगे तो ये आपको छोड़ देगा, फिर आप अच्छे मार्क्स नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी कमी होगी। अब देख रहे हैं पीछे आप लोगों ने खूब सवाल पूछा है, जब आप सवाल बोल दिए अब नहीं पूछना तभी आगे गया हूं। तो ऐसे ही करना है। आइए इसको शुरू करते हैं। अगला टॉप माने इसका दूसरा पक्ष है संधारित्र। देखे होंगे तो हेडिंग पड़ा होगा संधारित्र। करे बेटा। संधारित्र क्या होता है। संधारित्र तो बेटा संधारित्र को हम अंग्रेजी में कैपेसिटर कहते हैं।
समझे सर? जग गए हो ना? हाँ, कैपेसिटर यानी संधारित्र। अब सवाल है ना, संधारित्र क्या है? तो मैं आपको परिभाषा नहीं दूंगा, बल्कि आपको कुछ याद दिलाऊंगा। आप जब इसका पहला खंड पढ़ रहे थे तो उसमें आया था धारिता किस किस बात पर निर्भर करती है। तो मैंने दूसरा वाला बताया था कि जब एक आवेशित चालक के निकट दूसरा अनावेशित यानी निरावेशित चालक रख देते हैं तो प्रेरण के कारण इस पर समान मात्रा में परंतु विपरीत दिशा नहीं, विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, और ऐसा होते ही विभव गिर जाता है और धारिता बढ़ जाती है। तो मैं जब ये बता रहा था तो बताने के बाद कहे थे देखो बेटा यही संधारित्र का सिद्धांत भी है, तो आज उसकी आवश्यकता आ गई है। यानी आप शायद समझ गए कि संधारित्र कहते किसे हैं। अब जरा इस बात को फिर से सुनो। जैसे ये एक आवेशित चालक थी, इसके पास हमने ये निरावेशित रख दिया, रखते ही विभव गिर गया और धारिता। तो ये क्या किया, एक जुगाड़ बनाया है ना, यानी इसी जुगाड़ का नाम है। अब इसको परिभाषित करें तो बोलो हमने क्या इस चालक का आकार बदला? तो संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। इसी डिवाइस का नाम है। आगे परिभाषा फिर से सुन लो। किसी भी चालक के आकार को बिना बदले उसकी धारिता में वृद्धि कर देने की युक्ति को, हाँ अब इंग्लिश में भी कह देते हैं, कैपेसिटर इज ए डिवाइस। Capacitor is a device in which we make increment into the capacitance without changing its shape or size. यानी उसके आकार को बिना बदले उसकी धारिता में वृद्धि कर देने की युक्ति को याद हो गया? देखो, संधारित्र वह युक्ति है संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी भी चालक के आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता में वृद्धि कर दी जाती है या वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र। अब आइए देखिए, अब देखिए संधारित्र कैसे बनाएंगे और प्रिंसिपल में प्रूफ कर रहा, कैसे सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये सब बातें आपको सीखना होगा। आइए पकड़िए, ये देखिए हमने एक चालक ले ली, देख रहे हैं, जिसका क्षेत्रफल और यह आवेशित है। तो अब आप इसको किसी विद्युत मेंस से चार्ज कर दीजिए। अब चार्ज करोगे तो बताओ ये अपनी धारिता के बराबर अपनी सतह पर आवेश होल्ड कर लेगा, और इसके आवेश में वृद्धि होते ही बताओ इसके सिरे पर विभव वृद्धि हो जाएगी, जैसा कि धारिता में सिखाया गया था। उदाहरण मैंने बॉटल से दिया था, भूल गया? अब आ जाओ,
बताओ, जब इसको चार्ज करोगे तो किसी न किसी मेन से जोड़ोगे। अब इस पर देखो प्लस चार्ज आ गया है। अब आपको इसकी धारिता बढ़ानी है। आपने लिखा क्या करना है, इसके पास में हमें एक निरावेशित चालक ले आना है। तो ये देखिए उसी क्षेत्रफल का हमने एक अनावेशित चालक ले आया। अब आपको पिछले चैप्टर में मैंने समझाया था कि किसी भी अनावेशित चालक को चार्ज 3 तरह से किया जा सकता है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। तो आपको याद है ये प्रेरण है, याद है कि नहीं? आ जाओ। जब हमने यहां से कुछ दूरी पर एक निरावेशित चालक रख दिया तो बोलो प्रेरण से इसके सिरे पर माइनस आ गया। कैसे माइनस है ये कहानी सुना चुका हूं, तो फिर सुनाऊं या क्लियर है? तो डायरेक्ट कर दे, माइनस 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 माइनस। देखो उतनी ही संख्या में लेकिन विपरीत चार्ज आ गया। आ गया। अब यह थी पहली प्लेट और ये है, और ऐसा करने से इसका विभव पहले भी था, अब वो गिर जाएगा। तो देखो भी माइनस हो गया। और आप पढ़े थे C बराबर Q बाई भी। देखो इस प्रेरण में चार्ज अप्रभावित है, तो चूंकि Q बताओ कांस्टेंट है, अतः बोलो C व्युत्क्रमानुपाती पोटेंसी। और अब बताओ जब ये विभव गिर गया तो बोलो धारिता, क्योंकि यह इसके व्युत्क्रम है। तो इस तरह ये जो जुगाड़ बनाया, इसकी की वजह से अब इसकी धारिता C से बढ़ गई, यानी C प्लस हो गई कि नहीं हो गई? तो C प्लस हो गई। तो आपने क्या लिखा कि आकार में बिना परिवर्तन किए, देखिए क्या हमने इसके आकार से कोई छेड़छाड़ किया? अरे भाई इसमें कुछ जोड़ता, इसमें कुछ काटता तब ना आकार बदलता। इसका तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। उसी समझाने के मैंने प्राची और सभ्या का उदाहरण दिया था, वो गाना वाला। तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी जुड़ाव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, यानी इसके शेप में, साइज में। लेकिन इस जुगाड़ के बना देने से इसकी धारिता बढ़ गई है। और अगर अब तुम न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो एक बात नोटिस कर लिए होगे कि इस सिरे पर जो पोटेंसी होगी, यहाँ जो चालक निरावेशित रखोगे उसकी पोटेंसी इसके तुल्य कभी नहीं होगी। अगर ये 220 है तो ये 220 से कम है, 220 कभी होनी ही नहीं है। अब यही बतिया बच्चों को याद नहीं रहता, भूल जाते हैं और न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते। अब अगर हम इसके साथ कोई एक नया चालक जोड़े, देख रहे हो, तो यही चार्ज ना फ्लो करके यहाँ जाएगा। तो अगर यहाँ का चार्ज 200 हो गया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी, लेकिन अगर ये फिर कैपेसिटर बनाना गया तो अब यहाँ 200 से फिर कम हो जाएगा, यानी कि मान लो 180 हो गया। अब यहाँ अगर एक नया कैपेसिटर जोड़ोगे तो इस वाले पर फिर 180 होगा, लेकिन याद रहे पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना? तो अगर ये बात तुमको याद रहे तो तुम न्यूमेरिकल में गलती कर ही नहीं सकते। बेटा तो यही बात है बेटा, और याद रखो। कंफर्म हो गया? तो अब देखो इसका विभव गिर गया है और धारिता बढ़ गई है, जिस व्यवस्था को तुम कैपेसिटर कह रहे हो, यानी कि ये पूरा जुगाड़ का नाम है कैपेसिटर। तो अब मैं ये प्रिंसिपली प्रूफ करके दिखाऊं तब ना मानोगे। जल्दी करो।
चले, माना ए क्षेत्रफल का एक चालक है जिसकी धारिता C है। हो गया। Q आवेश से आवेशित करने पर Q आवेश से आवेशित करने पर इसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ऐसा ही ना पढ़ाया गया था कि जब आप चार्ज देते जाते हो तो विभव बढ़ता जाता है। सही है ना, विभव में वृद्धि हो जाती है। कितने की? V की। तो बोलो अब इसकी धारिता कैलकुलेट कर ले। तो इसलिए सिद्धांतानुसार बोलो क्या पढ़े थे? आवेश और विभव के अनुपात को धारिता। तो बोलो जिसकी धारिता निकाल रहे हो वो C है, चार्ज Q है, पोटेंशियल भी। इक्वेशन नंबर, ये चालक है। अब इसको कैपेसिटर में बनाना है तो कोई एक डिवाइस लगानी है। तो इसको दो डिवाइस बनाने के लिए क्या किया हो, इसके पास में एक और चालक अनचार्ज ले आके रख दिए हो। इससे कुछ दूरी पर इसके वैद्युत क्षेत्र में हो गया बेटा, कुछ दूरी पर इसके वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हो क्षेत्र में ही कोई प्रभाव पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र में ए ही क्षेत्रफल का एक अनावेशित चालक रख दिया जाता है। ओके, रख दिया जाता है। श्योर बेटा। अतः विद्युत प्रेरण से, क्योंकि यहाँ कौन घटना हो रही है? विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण से इसके ऊपर इसके उतने ही आवेश परंतु विपरीत, अर्थात -Q, अर्थात -Q। सही है, देख लीजिए, उतने ही आवेश परंतु विपरीत अर्थात -Q आ जाते हैं। आ गया ना बेटा, आ जाते हैं। बोलो डाउट। जिससे विभव क्या हो जाता है? गिर जाता है। अतः विभव अब गिर कर भी डैश हो जाता है। सही है। बोलो ही डैश। तो यदि अब परिवर्तित धारिता C डैश हो, ऐसा ही ना हुआ है, परिवर्तित धारिता C डैश हो, ठीक है। तो अब लिखना बंद करके समझना शुरू करें। तो सिद्धांत, बोलो, ये सिद्धांत हम जानते हैं। क्या जानते हैं? आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। आवेश और विभव के अनुपात को। तो अब बताओ, चार्ज तो अब भी वही है लेकिन विभव घट गया है और धारिता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब ये तो हमको पता लगाना होगा ना, क्योंकि बढ़ेगी तब न परिभाषा के अनुसार इस डिवाइस को संधारित्र कहा जाएगा। यही तो हम साबित करना चाहते हैं। बोलो इक्वेशन नंबर, अब कंपेयर करो तब न पता चलेगा कि इस जुगाड़ से ये बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। और आप परिभाषा में साफ साफ लिख रहे हो
कि इस युक्ति को जो धारिता को बढ़ा दे उसे संधारित्र है। तो आई विल से इट कैपेसिटर ओनली इन दैट सर्कमस्टेंसेस व्हेन वी गेट द कैपेसिटेंस मोर देन अर्लियर, यानी जब हमें इसकी धारिता पहले से ज्यादा मिले तब ना मानोगे भाई। समझ आ रही है? तो कंपेयर करो। तो फर्स्ट अपन सी बाई सी डैश क्यू बाई भी उलट दें, भी डैश बाई क्यू, अब आ गया भी डैश बाई भी। अब चलो बोलो चूंकि भी डैश इज लेस देन भी, कैसे मालूम है? क्या लिखा हुआ है? गिर जाता है। तो भी इज लेस देन, भी डैश इज लेस देन, बोलो क्या इसमें 1 का गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब कि इसे भी इंटू 1 भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैं इसको इधर ले आऊंगा क्योंकि मुझे अनुपात चाहिए। तो कुछ लोग पूछने लगेंगे यहाँ 1 कहां से आ गया, तो अब नहीं ना पूछेंगे, क्योंकि किसी में भी अगर कुछ नहीं लिखा होता तो वह 1 होता है, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जिसके गुणा करने से और भाग करने से उसके मूल मान पर कोई प्रभाव नहीं, राइट है? तो बोलो क्या अब हम इसे भी डैश अपान भी लेस देन 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अब ये पूरा मामला हटा दें, अभी तक तो मैं बराबर लिखा था और ये कह रहा है लेस देन 1। तो बोलो सी बटा सी डैश इज लेस देन, तिरे गुणा कर दें। तो क्या सी इज लेस देन सी डैश? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि सी डैश इज ग्रेटर देन सी? साबित हो गई। यानी अब वाली धारिता पहले से बढ़ गई है। कैसे? इस जुगाड़ से। इसलिए यह जुगाड़ हो गया प्रूफ। इसलिए यह युक्ति, बोलिए कौन है? संधारित्र है। प्रूफ्ड। इसी को हम लोग संधारित्र का सिद्धांत भी कहते हैं। अभी कोई डाउट? तो जब परीक्षा में आ जाए संधारित्र किसे कहते हैं, सिद्धांत समझाओ, तो जो लिखवाया गया परिभाषा वो प्लस ये डेराइवेशन प्रूफ हो गया।
हो गया। अब मुझे बताइए कोई दिक्कत है तो बेटा ये आपका हो गया संधारित्र की पिंशपुल और इसका कैसे धारिता बढ़ गई। आप कोई डाउट है? अब मैंने आपसे पूछा था कि हम कैपेसिटर किसे कहते हैं, तो ये आपको साबित हो गया। अब पूछे थे कि सर्किट में कैसे जानेंगे कि ये कैपेसिटर है या कैपेसिटर दिखाते कैसे। तो देखिए आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि चालक के प्लेट के समानांतर हमने दूसरा प्लेट रखा था जो अनावेशित था और तब ये जुगाड़ कहलाया संधारित्र। तो इसलिए जब कभी सर्किट में आपको दिखाना होगा तो आप क्या करोगे, दो ठो समानांतर लाइन खींच दो और खींच के वायर दोनों ओर कनेक्ट कर दो और एक पर लिख दो प्लस एक पर लिख दो। तो इस तरह कहीं भी सर्किट में दिखाया गया रहेगा तो इसे पढ़ा जाएगा संधारित्र। अब आ गया। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अगर कक्षा 9-10 का याद करो तो आपको, चलिए 9-10 पर बात करें, तो आपको याद होगा कि एक बड़ी रेखा एक छोटी रेखा पर प्लस माइनस लिखा हो तो इसे सेल पढ़ते हैं, याद है? अगर दो बड़ी दो छोटी हो तो इसे बैटरी कहते हैं। अगर एक बड़ी एक छोटी फिर डॉट डॉट दे के फिर एक बड़ी एक छोटी तो इसे HTB कहते हैं, हाई टेंशन बैटरी। ये सब संकेत ये सब 9-10 में आप पढ़े हैं, जिसको नहीं आता वो रिमाइंड कर ले। अगर ऐसे गोला बना के ऐसे ऐसे बनाया गया है इसका मतलब ये स्रोत DC मेंस का है, और अगर ऐसे बना के ऐसे बनाया गया है तो इसका मतलब ये AC मेंस का स्रोत है। तो ये सब आपका 9-10 का ज्ञान है जो मैंने दोहरा दिया, जिसकी जरूरत बार बार आने वाली है, राइट है? अब आप देखो यहाँ पे हटो मत बोर्ड से। अब ऐसे बनाया हो फिर ऐसे बनाया हो फिर यहाँ कुंजी लगा के ऐसे जोड़ दिया, तो अगर 9-10 का ज्ञान है तो 9-10 में ऐसे को रेजिस्टेंस कहते थे और अभी पढ़ाए हुए ज्ञान के अनुसार ये कैपेसिटर हो गया। इसका मतलब कि इस समय इस परिपथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस तरह हम सर्किट पकड़ लेते हैं। आ गया? अब चलिए एक और बता दीजिए। अब ये देखिए इसमें ऐसे करके दिखा रहा है, तो अब आप समझ गए होंगे। बोलिए ये AC मेंस है, यानी इसका मेंसता AC की है और इसमें 3 कैपेसिटर जोड़े गए। आगे अब मुझे समझाइए कहाँ दिक्कत। तो जिनको नहीं आ रहा था वो अपना बना ही लिए होंगे, क्योंकि दो ही बात होती है ना कि भाई ना आवे तो बताया जाए तो नोट कर लेके समझ लेना चाहिए, आ रहा है तो अति उत्तम है। आप कोई डाउट है? तो अब आपको जिस उद्देश्य से ये बता रहे थे उद्देश्य समझ में आ गई कि सर्किट में जब हम कैपेसिटर दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, यानी दो बराबर लंबाई की पैरेलल लाइन खींचेंगे और एक पे प्लस एक पे वायर निकाल देंगे, तो ऐसी को कैपेसिटर कहेंगे। ऐसे खींचेंगे तब ये कैपेसिटर नहीं रहेगा, ये सेल है। आगे तो जान के कैपेसिटर कैसे बनता है। अब आओ कैपेसिटर के प्रकार। संधारित्र के प्रकार बेटा रे बेटा। ओके तो बेटा संधारित्र तो कई प्रकार के हैं, लेकिन आप लोग को इंटरमीडिएट में 4 तरह के कैपेसिटर पढ़ने हैं। इसका मतलब समझ आ गई? 4 प्रकार के होते हैं। तो लिख दीजिए संधारित्र,
4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन बेटा? पहला समांतर वायु पट्ट संधारित्र। सुने ना क्या बोला? समांतर वायु पट्ट संधारित्र यानी कि पैरेलल एयर प्लेट कैपेसिटर। अब हिंदी लिख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। समांतर प्लेट है, समांतर वायु पट्ट संधारित्र, ये पहला हो गया। अब दूसरा कौन है? दूसरा थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे समझिए, ये कौन है? एक संधारित्र का प्लेट है। अभी तो इसको संधारित्र नहीं बोलेंगे, ये तो चालक है। संधारित्र तब होगा ना जब युक्ति बनाएंगे। अब ये संधारित्र हो गया। अब देखो दोनों प्लेट पैरेलल है कि नहीं, और इनके बीच में हवा भरी हुई है, जहां कुछ नहीं हुआ हवा है। तो अब ये हो गया समांतर वायु पट्ट संधारित्र। अभी डेफिनेशन देंगे, लेकिन अब जो समझाना चाह रहे थे वो जरा इसको पकड़ लो बेटा, ऐसे पकड़ लो, बैठे बैठे पकड़ लो, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है। भाई कलम दो, भाई कपिया दो। अब बोलो ये कौन है? कागज। अब इन दोनों के बीच में देखो, ये मैंने कागज डाल दी। अब बताओ, ये कागज इतना मोटा नहीं है कि दोनों के बीच की पूरी जगह घेर ले। तो अब इनके बीच में 2 मीडिया हो गई, एक हवा और एक कागज। अब हवा का परावैद्युतांक 1 है, कागज का बोलो अलग है। तो अब इसके बीच में अब ये जो कैपेसिटर तैयार हो गया, अब ये कैपेसिटर अभी वाले से भिन्न हो गया। कैसा? समांतर वायु पट्ट संधारित्र जब इनके बीच में कोई आंशिक परावैद्युत रखा गया हो, क्योंकि पूरा नहीं छेका था, तो ये हो गया दूसरे तरह का संधारित्र। समझ गए? तो लिखो दूसरा, समांतर वायु पट्ट संधारित्र यदि उनके प्लेटों के मध्य एक आंशिक परावैद्युत माध्यम रखा गया हो। आंशिक परावैद्युत माध्यम रखा गया हो। ठीक है बेटे? अब कोई प्रॉब्लम? सही है, ये 2 तरह हो गया। अब तीसरा गोलाकार संधारित्र। अभी सब समांतर चल रहा था ना, अब गोलाकार संधारित्र। ओके, अब बोलो चौथा। आप लोग चौथा को समझने के लिए पहले एक उदाहरण देखिए। आपने कभी टीवी या रेडियो चलाई है? तो रेडियो पर आपने देखा होगा एक नॉब होता है, जिसको कान पकड़ के आप बैठते हो तो वो भिन्न भिन्न रेडियो स्टेशन पकड़ता है, और आप जहां पकड़ता है उस पर देखना एक स्केल लगा रहता है, उस पर लिखा होता है 673 किलो हर्ट्ज, 8000 किलो हर्ट्ज, ऐसे उस पर भिन्न भिन्न लिखा रहता है। तो आप कहते हो हैया लगा देंगे ना तो बनारस पकड़ लेगा, यहाँ लगा देंगे तो रीवा पकड़ लेगा। आप रेडियो बजाए होंगे तो देखे होंगे, ये स्टेशन जहां पकड़ता है वहां का वो नाम लेता है। अब जो लोग रेडियो नहीं बजाए हैं, हो सकता है इसमें मैक्सिमम लोग रेडियो ना बजाए हों, क्योंकि आप आज के पैदावार हो, और आज के पैदावार में आप रेडियो कहाँ जाते हो, आप तो सीधे एलईडी पे आते हो। तो अब एलईडी में एलईडी देख रहे हो टीवी, तो उसमें देखना आप एक चैनल नहीं देखते, आपके कुछ फेवरेट प्रोग्राम होते हैं।
तो आप देखते हैं इतना बच गया, चलो लगाओ सोनी, बस ये आइडिया आना है। या फिर आपका कोई फेवरेट प्रोग्राम न्यूज है तो कहते हैं न्यूज लगाओ, तो आप रिमोट से दबा देते हैं। अब सोचने का विषय नहीं होता मन में कि अभी इसी पर आ रहा था जी न्यूज, अब आ रहा है सोनी टीवी, अब आ रहा है जी टीवी, है ना? ये कैसे हो जा रहा है? तो आप नहीं सोचते थे क्योंकि आपका ज्ञान अभी 10 तक का था, अतः आप कभी नहीं सोचे। अब आप इंटर में आ गए हैं, तो आपको मैं एक बात बता दूं, पहले इसे सजग कर दूं। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तभी अवेयर कर दिया था कि 80% आपके दैनिक जीवन में आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक अलग है बेटा और इलेक्ट्रिक अलग है। ये मैंने समझाया था शुरू में, जिसको नहीं आता है जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करूंगा तो फिर बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के जितने अप्लायंसेस हैं जो आप घर में यूज कर रहे हैं, वो सब 80% अब यही पढ़ लेंगे, यानी इंटरमीडिएट में। अब डिटेल्स केवल पढ़ना होगा, जैसे जैसे आपका क्लास अपग्रेड होगा। जैसे कल कोई इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करेगा तब वो केवल इलेक्ट्रिकल पढ़ेगा, कल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेगा, कल कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा तो मैकेनिक्स पढ़ेगा। मतलब आगे जब आप पढ़ोगे इंटर के बाद ना बेटा, तो वो आपका स्पेशलाइजेशन होगा। जैसे कि अभी आप इंटर में हो, क्या पढ़ रहे हो? पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इस समय आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो। अब कल जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो पहले 2 साल फंडामेंटल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अब आपका स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ने लगेंगे। तो एमबीबीएस के बाद तब आप एमडी करोगे, तब बनोगे स्पेशलिस्ट। जैसे आई के हैं, सर्जन के हैं, सर्जरी के हैं, तो नहीं कहते ये न्यूरो सर्जन है, तो ये एब्डोमिनल स्पेशलिस्ट हैं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के स्पेशलिस्ट हैं। यानी कि उसमें अब उनका विशेष डिग्री है, उस पर उनका रिसर्च है। यानी एमबीबीएस तक सबको सब पढ़ना है, समझ गए? और उसके बाद अगर आई स्पेशलिस्ट है तो अब आई पर उसका पढ़ता है, तो अब आपको कभी आई को प्रॉब्लम आएगी तो अब आप आई स्पेशलिस्ट से मिलेंगे तो वो जल्दी से पकड़ लेगा सिम्टम, आपका इलाज सही कर देगा। वही हाल इंजीनियरिंग में है। इंजीनियरिंग में भी क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हार्डवेयर है, तो एरोनॉटिक्स के हैं, रोबोटिक्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो उसके पार्ट्स हैं। इसका मतलब वो उसका स्पेशलिस्ट है, समझ गए? तो अब समझ में कुछ आ रहा भी होगा, जो लोग पढ़ने में कम बुद्धि लगा रहे होंगे अब उनको ये समझ आ रही होगी कि हमें भी इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो वो आपका रिमोट कर रहा है। क्यों क्या कर रहा है समझो, आपके टीवी पर जितने चैनल आ रहे हैं, आप मेनू में जाओ तो देखना हर चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिया होगा। कभी खोल के देखे हो? तो जी टीवी का अगर मान लो 630 मेगाहर्ट्ज है, तो देखना अब किसी अन्य टीवी का 630 मेगाहर्ट्ज नहीं रहेगा। तो जब तुम रिमोट से उसकी डायमिक उसका कैपेसिटेंस यानी धारिता बढ़ा रहे हो, तो जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एंटीना वेव ले रहा है, उसमें से जब इधर कैपेसिटेंस कर दिए हो 630, तो 630 वाली रेंज को पकड़ लेगा और उस पर जितना प्रोग्राम आएगा अब वो टीवी स्क्रीन पर आएगी, बाकी को कैच नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही चैनल बदल दिए, अब मान लो 700 पे जीटीवी आती है, तो 630 से जैसे ही 700 हुआ, अब वो जीटीवी के प्रोग्राम देने लगेगी। अब समझ गए? यानी वो खेल कौन खेल रहा है? कैपेसिटर खेल रहा है। यानी तुम्हारा जो चैनल बदल रहा है वो परिवर्ती संधारित्र से बदल रहा है। यानी वो संधारित्र तुम्हारा ये धारिता बदल रहा है और उस धारिता के चार्ज को पकड़ रहा है और वही प्रोग्राम आ रहा है। तभी जब डिटेल करते हैं तो समझाते हैं। तो कितने हो गए पता चल गया? चौथा परिवर्ती संधारित्र, परिवर्ती संधारित्र। ओके सर।
तो अब पहले किसको पढ़ा जाए? पहले को, समांतर वायु पट्ट संधारित्र। हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम? समांतर वायु पट्ट संधारित्र। हो गया बेटा? अब कोई डाउट? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल फिर हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले तो आज है नहीं, तो इसलिए इंग्लिश का क्लास कल चलेगा। ठीक है, तो आज आपका क्लास यही बंद होगा और बायो वाले तुरंत तैयार हो जाएं क्योंकि रिकॉर्डिंग जारी है। ओके, थैंक यू बेटा। आराम से लगे। थैंक यू बेटा। इधर से समझ। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। बोलो बेटा, कहाँ तक हुआ है? हम लोग पिछले दिनों बायो में पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सही है। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने पिछले दिन में आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन दे दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका अर्थ होता है बेटा जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, बस 1 मिनट में रिव्यू कर दें। हमने आपको पिछले दिन ये समझाया था कि किसे हम हेल्थ कहते हैं। व्हाट इज हेल्थ, यानी हेल्थ क्या है, राइट है। अब जैसे बबीता है, पिछले दिनों इन्होंने अपने हाथ को ही थोड़ा ये जताया कि तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो इसलिए मैं तुमको तोड़ देती हूँ, तो इन्होंने अपने हाथ को पनिशमेंट दे दिया और इनके हाथ में थोड़ी फ्रैक्चर आ गई। अब ये सिस्टम जुड़ा था स्केलेटल सिस्टम से, और इसके घायल हो जाने से, फ्रैक्चर हो जाने से, बताओ स्केलेटन सिस्टम के द्वारा आपको पीड़ा हो गई कि अब आप हाथ से लिख नहीं पाए, दर्द होने लगा है। अब कोई पूछे आप कैसे हो, तो क्या बोलोगे? एकदम मजे में छू, कहोगे ना मजे में हूं? नहीं कहोगे ना? क्या कहोगे? अरे आपको दिख नहीं रहा मेरे को चोट लगी है, आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं, लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यानी कि अब आप तो नहीं कह रहे हो ना कि मैं स्वस्थ हूँ। इसका अर्थ क्या निकला बेटा? इसका अर्थ साइंटिफिक भाषा में देखें तो ये निकला कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 11 सिस्टम से चल रही है। तो अगर इस 11 सिस्टम में से अगर किसी भी सिस्टम का फंक्शन, राइट है, वेल ढंग से नहीं चल रहा है, यानी अच्छे तरह से, उसमें किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर है। समझ गए? तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति बीमार है, अर्थात अस्वस्थ है। अर्थात सीधे कहूं तो स्वस्थ है। तो स्वस्थ होना क्या होता है पता चल गया? यानी वो व्यक्ति अस्वस्थ है और शरीर की यह दशा उसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं बता रही है। लेकिन अगर ऐसा न हो, कोई भी डिसऑर्डर न रहे, सब अपने ऑर्डर में काम करें, तब तो बोलोगे ना बेटा
मजा में छू, केम छो तो कहेंगे एकदम मजा में छू, यानी क्या हाल है हो तो आप बोलेंगे एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त हूँ, बताइए कहाँ चलना है ना हो, कहेंगे कहाँ चलना है बताइए तो सही, यानी यू आर रेडी बिकॉज यू हैव नो प्रॉब्लम, कि नहीं। अब रोज रोज थोड़ा नहीं बारिश हो जाएगी, सोचिए, बता रहे थे ना सवेरे, हाँ, नहीं तो रोज रोज ये लोग बारिश करवा देंगे। अब सोच लीजिए, समझ रहे हैं ना सर? अच्छी बात है, तो अब पकड़िए बात को, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात अगर मैं इस पूरे को हंसी खुशी के साथ एक्सप्लेन कर लूं तो ये बात समझ में आ गई कि किसी भी मानव के शरीर में उसके 11 तंत्र जिससे शरीर बना हुआ है, उसके किसी भी फंक्शन में किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ है और शरीर की यह दशा स्वास्थ्य को दर्शाती है, यानी शरीर की यह दशा स्वास्थ्य है। अब तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्टेड बाय 11 सिस्टम, एंड इफ ऑल द सिस्टम आर डूइंग इन ए वेल मैनर, तो देन this stage of the body is known as health and the person is to be said healthy. But if any disorder take place in this, in anyone मतलब इसमें से कोई में गड़बड़ी हो जाए, जैसे अभी अभी हमारे एक वैज्ञानिक के स्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम आई, यस सर, ओके सर, तो अब नाउ शी इज नॉट सेइंग दैट आई एम हेल्दी, शी इज सेइंग सर आई एम सफरिंग विद पेन, व्हाट कैन डू सर? तो हमने इनको बोला डोंट वरी, यू आर ए ब्रेव गर्ल, you are a brave guy, I have told her not, you are a brave girl, soon you will soon recover. So it means I have just said the sympathy, encouragement, and because of that she is now getting the strong immunity and now she will be happy. That's why now the senses of the problem, senses of the pain is now being reduced and she thinks that she is now being better. Hello, प्रॉब्लम, तो यही चीज है बेटा। तो when any of the system is not performing their own action in a proper way, I mean some disorder has been taken there, so that's why that should be told the unhealthy, and this stage of the body is unhealthy, right? Yes, sir. And that person is the sick person, not well person. Yes. तो अब समझ आ गई? Yes. अब यहाँ तो मैंने 11 सिस्टम की बात करी थी, लेकिन मेरे को तो सिर्फ जनन की बात करनी है। तो मैंने आपको समझाया था कि ह्यूमन बीइंग्स यूनिसेक्सुअल एनिमल है और उसमें मेल और फीमेल 2 बॉडी होती है। ये जाकर के युवा होता है 21 इयर्स में, यानी मेल जो है 21 वर्ष में पूरी तरह एडल्ट होता है और फीमेल 18 इयर्स में पूरी तरह एडल्ट होती है। अर्थात अब ये दोनों शरीर के 10 तंत्र का इस्तेमाल तो पहले से कर रहे थे और 11वां तंत्र अब जाके मैच्योर हुआ है, तो अब ये अपने 11वें तंत्र का भी यूज करेंगे। लेकिन अगर इनका जो यूज है, इनका जो फंक्शन है, अगर उनमें से किसी में भी डिसऑर्डर आ जाता है तो अब ये भी तो स्वस्थ नहीं न है। तो ये किस रूप से स्वस्थ नहीं है? जनन के लिए स्वस्थ नहीं है। तो अगर ये डिसऑर्डर ना आए तो बताओ वो हेल्दी है, अर्थात उनका हेल्थ ठीक है किस दृष्टि से? जनन की दृष्टि से। अब हम लोग जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन बड़े आराम से दे सकते हैं ना, कि नहीं दे सकते? अर्थात जब कोई भी एक मानव पूर्ण रूपेण एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो यदि उसके जनन संबंधी तंत्र में, अर्थात सही ढंग से उसमें मादा है तो ओवुलेशन हो, टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल आए, समय से गर्भधारण हो, किसी तरह का डिसऑर्डर ना हो। उसी तरह एक पुरुष है तो उसमें टेस्टिस अच्छे से बने, उसके अंदर स्पर्म बढ़िया से बने,
स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉब्लम ना आवे, हार्मोन में कोई प्रॉब्लम ना आए, अर्थात वह शुक्राणु जो पैदा करे वो सब हेल्दी हो। तो इसका मतलब है कि अब उसका जो जनन संबंधी सारे अंग हैं वो सही ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं और वो दोनों माता पिता बन सकते हैं, अर्थात उसमें किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं। तो इस अवस्था को हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं और उस व्यक्ति को जननिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, या उस महिला को जननिक रूप से स्वस्थ महिला कहते हैं। अब समझ आ गई? कठिन लग रहा है? तो इफ ए ह्यूमन बीइंग्स when they became adult, so then their reproductive system work in a proper way. Good ovulation, good condition of the body, there is no any disorder in the reproductive system. In the case of male, more and more sperm are forming, they are active, performing the good action, no problem. So it means in the view of reproduction, they are completely healthy and they will call the reproductive health. That's clear? तो ये उनका जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब सही है, कोई तकलीफ? अब दूसरी बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 21 साल के बाद पिता बन सकता है और इसके टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, अगर ये साफ ना दिख रहा हो तो ऐसे लिख देता हूं, इसके टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, ये स्पर्म फॉर्म होंगे लगभग 46 से 50 साल तक। अंडरस्टूड? कौन से नाम का मिलना चाहता है? अच्छा, यही बुला दीजिए। तो 46 से 50 साल, तो इतना में बस 1 मिनट आ रहे बेटा, वहीं आ रहे हैं, आवाज जाएगी। बोलो, श्योर हो गए बेटा? अभी कठिन लग रहा है? तो व्हाट आई हैव टोल्ड, जब मैं यही कह रहा था कि वो 21 साल से शुरू हो गया तो 46 से 50 साल तक रहेगा। इसका मतलब है कि 46 के बाद उसकी स्पर्म बनाने की क्षमता गिरने लगेगी और 50 आते आते बंद हो जाएगा। तब इस पुरुष को भी प्रजनन में अट्रैक्शन नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग बहुत हेल्दी रहते हैं और अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो उस स्थिति में इनका स्पर्म बनता रह सकता है और ऐसे लोग 70 साल की उम्र तक पिता बन सकते हैं। अंडरस्टूड? बट इट इज नॉट इन ऑल, मतलब ऐसी घटना सब में नहीं। अरे आप नहीं देखते हो, आपके गांव में बहुत से लोग होंगे जो 50 साल अभी हुआ होगा, कमर से लटक गए होंगे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। नहीं खा नहीं पाते रोटी सब्जी, क्या बच्चा पैदा करेंगे? सिंपल सी बात है। वही हाल देखो, अगर कुपोषण की शिकार महिला हो गई हो तो 1-2 बच्चे के बाद देखना तो उसका शरीर बेचारी का सूख गया। अब उसके भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, यानी अब उसके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रही है, तो माँ कहां से बनेगी? तो बट इट इज इन रेयर केसेस, सब थोड़ा नहीं 70 साल तक ऐसा कर पाता है, बट हम लोग अपवाद में तो लेंगे ही ना। तो दैट्स व्हाई इन सम ऑफ द रेयरेस्ट केसेस इट कुड बी सीन दैट सम ऑफ द मेल ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एबल टू reproduce their own sperms till 70 years, but it is not common in all. उसी तरह दूसरी तरफ भी चलिए, तो महिला भी 18 साल में मां बनने का अगर अटेम्प्ट करे तो इसकी ओवरी
46 साल तक फंक्शन करेगी या फिर मैक्सिमम, और फिर 50 के बाद इनमें भी ओवुलेशन बंद। तो देखना उस महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी बंद हो जाएगी, अर्थात अब वो भी मां नहीं बन सकती। बट यहाँ भी अपवाद है कि कुछ महिलाएं जैसे अपने हेल्थ का काफी केयर करती हैं, तो उन लोगों में देखा गया है कि वो 60 साल तक मां बन सकती है। बट इट इज द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, इट इज नॉट कॉमनली सीन इन ऑल केसेस। जैसे अपने पर आप ले लो ना, आप तो अभी बच्चे हो ना, अब आप में से कोई देखो सुबह जल्दी उठ जाता है, मंजन करके फ्रेश होकर तैयार हो जाता है। कुछ लोग को इसी उम्र में देखना बुढ़ापा घेर लेता है, नहीं सो रहे 8 बजे तक, अब कोई उनको कोचेगा जगाएगा तो उठेंगे। तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होता ही रहता है। अब ऐसे लोग एक बताओ लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है नहीं है। यानी कि अपने बॉडी को स्लिम एंड फिट रखना, उचित डाइट देना, उचित रख रखाव रखना, तब जाके ऐसा उम्मीद किया जा सकता है तो ये व्यक्ति जनरिक रूप से स्वस्थ हो गए। और अगर ऐसा नहीं है तो इन ऑफ द रेयर ऑफ द केसेज इट वाज सीन, यह देखा गया कि मतलब इतनी उम्र तक हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली देखना सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन की जो अट्रैक्शन है वो 21 साल से लेके 35 साल में, क्योंकि इस समय में हार्मोन जो है काफी ज्यादा बनते हैं, अतः महिला काफी एक्टिव रहती है और वो बिना रिप्रोडक्शन के उसको अच्छा नहीं लगता या फिर उसके बॉडी में एक प्रॉपर वे में प्रोग्रामिंग ठीक नहीं रहती। अगर इसके बीच में उसके साथी का अभाव हो जाए तो मानसिक रूप से तनाव में आ जाती है, टेंस हो जाती है। दैट्स क्लियर? तो सच टाइप ऑफ इंसिडेंट कैन बी सीन हियर इन दिस केस। और ये देखना, इसीलिए इस समय में देखना माता पिता बच्चों की शादी कर देते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइमिंग देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। और इसी समय में अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हुई तो परिवार बिखर जाते हैं। और फिर देखना सबसे ज्यादा उनको इस उम्र में रहेगा और 35 के बाद फिर उनमें रिप्रोडक्शन के प्रति कम होना, बिकॉज तब तक बच्चे हो गए हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब वो उनके परवरिश में ज्यादा समय निकालते हैं और अपने ऊपर कम केयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। अब सवाल उठता ये है कि अगर हमारा बच्चे ज्यादा पैदा हों तो इससे मेरा स्वास्थ्य जनन संबंधी नहीं बना रहेगा, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे आप देखो जो माताएं हार्ड वर्क नहीं करती, ज्यादातर उनका समय घर में बैठे बैठे बीत जाता है, काम नहीं करती, घर में नौकर रखा हुआ है काम करने के लिए, तो ऐसी माताओं को आप देखोगे तो वो अपने बॉडी वेट से इतना बढ़ जाता है बॉडी वेट कि अब वो खुद उठ नहीं बैठ पाती। और आप जानते हो कि जब शरीर में मोटापा आता है तो मोटापा अपने साथ अनेक बीमारियां लेके आता है, इसलिए मोटापा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मोटापा का मतलब ही है बीमारियों का घर। जैसे पहले प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी रेज हो जाएगी, डायबिटिक हो जाएगा। अब जिसके पास ये सब हो गया ना, अब वो क्या रिप्रोडक्शन के बारे में सोचेगा और हेल्दी भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें स्लिम फिट रहना आवश्यक है, अर्थात अगर हम अपने सारे निजी कार्य स्वयं करें, मशीन या इक्विपमेंट की मदद ना लें, जैसे कि कपड़े है साफ करना हम वॉशिंग मशीन में ना करें, घर में सफाई मारनी है वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल ना करें, झाड़ू ले पोछा मारे, तो इससे हमारे बॉडी का एक पूरा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है। अब देखना कपड़ा साफ करने में बहुत शक्ति लगती है, तो देखना पूरी बॉडी में एक्सरसाइज हो जाती है। पोछा मारना हो, देखना पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। थोड़ा मोड़ा आटा पीसना है या भगवान जी को प्रसाद बनाना है तो देखिए जाता पे ऐसे पीसिए। मसाला पीसना है, बूटी मिक्सी मत यूज करिए, थोड़ा सील लोढ़ा पे कर लीजिए।
तो ये आपके शरीर को मैनेज कर लेता है। और जब आप ये सब छोड़ के नहीं हमको पिसा मसाला बाजार वैसे चाहिए, तो अब वो थोड़ा आपके मेहनत में कमी लाता है। अब कुछ लोग अगर ऐसा ना करें तो उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो सोचते हैं कि हम बड़ा पीछे हैं। अरे भाई, अपना काम करने में पीछा कैसा? लेकिन उनको लगता है नहीं, हमारे घर बर्तन नहीं मांजेगी तो सोसाइटी में मेरी इज्जत क्या रहेगी। तो ऐसे लोगों को कुछ बड़ी ही इज्जत हो जाती है कि शरीर भारी हो जाता है और रोग उनके घर आके बैठ जाता है। फिर उनके घर में तब दवाई अपना जगह बना लेती है। और वो जब अगर फिजिकली फिट नहीं है तब मेंटली वो ज्यादा पीड़ा में रहते हैं, टेंस रहते हैं। अब उसका असर पूरे फैमिली पर पड़ जाता है। माँ या घर के महिलाएं अगर अस्वस्थ हो जाएं तो देखना उस घर में न टाइम से बच्चों को टिफिन मिलेगी, न घर के लोगों का टाइमिंग ठीक होगा, तो सब पर न असर पड़ रहा है। पिताजी बीमार हो जाएं तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम नहीं जल्दी आएगी। लेकिन अगर माँ या महिलाएं बीमार हो जाएं तो देखना पूरा घर सफर करेगा, जिसके ये ताजा उदाहरण है। ऐसी कुछ दिक्कत थी ना, तो जो भी दिक्कत रही होगी इनको, इनके घर में माताओं या महिला सदस्यों को लेके रही होगी, तो इसलिए इनको थोड़ी दिक्कत आई। और ये एक उदाहरण नहीं है, हम सब उसके उदाहरण है। अब जैसे देखो, मुझे ही सुबह में फीवर हो गया, पढ़ा रहे थे अच्छा खासा, वायरल इन्फेक्शन, यानी बुखार हो गया। मौसम नहीं देख रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो बुखार आ गया, तो अब मुझे दौड़ के दवा लेना पड़ गया। अब यही अगर मेरे घर के किसी महिला सदस्य को हो जाता, जो घर का पूरा खान पान देख रहे हैं, तो बताओ क्या होता? उनकी वजह से घर की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती। यानी गाय गोरु, पशु पक्षी, खान पान, छोटे बड़े सब, क्योंकि वही पूरी धुरी है कि हर बच्चे को टाइमली फूड मिल जाए, घर के बड़े सदस्यों को भी भोजन टाइम से मिल जाए ताकि वो काम पे जा सके, स्कूल के बच्चे हैं तो उनको टाइम से मिल जाए ताकि वो पढ़ने जा सके। अब आपके पेट में चूहे परेड मारे और बैठ के मैं फिजिक्स का लेक्चर दूं, तो कितना आप लेक्चर ले लेंगे? आपको बार बार आपके न्यूरो सिस्टम के जरिए चूहों के परेड मारने की सूचना आ रही होगी, रुक जा, कदम ताल। यानी वो कह रहा होगा कि भाई रोटी ले आओ, दाल ले आओ। यानी वो आपसे डिफरेंट डिफरेंट फूड की मांग कर रहा है और आपका पेट बार बार ये मैसेज दे रहा हो। बोलिए सर जी। जैसे एक साइंटिस्ट का आज दिमाग सुबह में ही क्या हो गया, उनको मैसेज मिला सूत लो, क्या करेंगे पढ़ के? तो उन्होंने क्या किया, उसकी बात मान ली। तो बताओ प्रॉब्लम आ गई कि नहीं? तो ऐसे ही होता है। मतलब एक साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, कहते हैं ना दिल पे मत लो भाई, उसकी बात हो रही। तो ऐसा हुआ था ना, तो हो गया। देखिए, तो ऐसे ही होता है। क्लियर होगी ना? तो बेटा ये सब रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, अगर उसको आप अतिरिक्त लोड दोगे तो भी तो प्रॉब्लम में रहेगा, नहीं रहेगा। अब आप लोग के घर में फंक्शन हो, सुबह से शाम तक देखो दिन भर लगे रहते हो, और जब फंक्शन ओवर हो जाता है तो क्या पता रही बाप रे पूरा दर्द हो रहा है, और तब अगले दिन सोते हो और समय से नहीं उठते हो, मन में आता है बने अभी और सो ले, थके हुए हो। तो ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है, अगर उसको बार बार लोड दोगे, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ फिर अगला गर्भ धारण कर लो, तो वो क्या करेगा? वो नहीं थकेगा? वो भी थकेगा और उसमें भी डिसऑर्डर आएगा। इसका मतलब है कि एक संतान के बाद दूसरे संतान में एक अच्छा खासा गैप होना चाहिए, और अगर हम ये गैप नहीं देते तो क्या होता है, जननिक रूप से वो अस्वस्थ हो जाता है। जैसा तुम देखे होगे विशेषकर अनस्किल्ड लेबरर के घर में, यानी जिन पुरुषों के घरों में शिक्षा नहीं पहुंची है और उनके पति हाथ पैर से कमाई करते हैं, अर्थात दिमाग से नहीं, हाथ पैर से, समझ गए? हाथ पैर से, जिसमें दिमाग का ही खर्च नहीं करना है। तो उनके घर में जब शाम को पैसा आता है तो उनका अशिक्षित होने से
उनको ये नहीं समझ में आता कि इस पैसे का सही उपयोग क्या है। तब वो उसमें से कुछ पैसे वो खाने में और ज्यादा पैसे नशा दारू एडिक्ट होने में लगा देते हैं। और चूंकि पैसे को सही इन्वेस्ट नहीं करते, मैनेज नहीं करते, अतः बच्चों की परवरिश में भी नहीं अच्छा हो पाता, अनाज में भी अच्छे से वो खाना नहीं खा पाते। लेकिन उनमें एक दूसरी जो प्रॉब्लम आती है कि वह अशिक्षित होने से अपनी जो साथी है यानी अपनी पत्नी, उसके भी स्वास्थ्य का केयर नहीं करते। और वो चूंकि अशिक्षित है तो पत्नी भी अशिक्षित है, तो वो भी ध्यान नहीं देती। फलतः एक बच्चा पैदा होता नहीं कि बस 4-5 महीने के बाद फिर से एक नया बच्चा पेट में आ जाता है। और फलतः एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जो गैप है वो 1 साल से ज्यादा का नहीं हो पाता। अब माँ ने अपने शरीर से ब्लड मज्जा दे करके अभी एक बच्चे का निर्माण किया है और तब तक अभी वो हेल्दी भी नहीं हो पाई और उसके शरीर का पुनर्निर्माण भी नहीं हो पाया, तब ले एक बच्चा फिर आ गया। अब ऐसी महिला और पुरुष अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं तो बताओ उनके घर में जो बच्चे हैं वो ज्यादा संख्या में आ जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं, पूर्णतया उनका विकास नहीं हो पाता, अच्छा पोषण नहीं मिल पाता और उससे भी बुरा हाल माँ का होता है। लिहाजा उनको अनेक बीमारियां आ जाती, जैसे ब्लड कैंसर, जैसे यूट्रिन कैंसर, यूट्रस में कैंसर, मेमोरी ग्लैंड में ब्रेस्ट कैंसर, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनियमित होना, अनावश्यक रूप से ब्लीडिंग होनी, कमर में दर्द होना, ये सब बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर अनस्किल्ड लेबर में, माने जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं है, बस हाथ पैर की कमाई से पैसे आ रहे हैं और वो उसका सदुपयोग नहीं करते। ये भी नहीं है कि उसका विटामिन खाएंगे या अच्छा भोजन खाएंगे, ना, वो भोजन तो खाएंगे नमक रोटी। तो नमक रोटी में बुराई नहीं है, लेकिन उनका सही मैनेजमेंट नहीं है। और शरीर जब वो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उनको ज्यादा पौष्टिक की भोजन की जरूरत है, तो पौष्टिकता के बजाय वो नशा में पैसा उड़ा देते हैं, माने अजीब अजीब शौक पाल लेते हैं। और उनकी पत्नियां भी देखोगे तो एडिक्ट हो जाती हैं, जैसे सुंगनी करना, सुरती खाना, बीड़ी पीना, देखा हो गया। अब ये सब तो फायदे वाली चीज है ना, फायदा वाली चीज, तो इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले दिनों में पढ़ाया था कि ये सब स्टेरॉयड हार्मोन है। अतः जो कार्य शरीर के अंग अपने हिसाब से करते, उनको आप स्टेरॉयड दे करके क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती करा रहे हैं, तो वो अंग जल्दी शिथिल हो जाएंगे और अब उसमें डिसऑर्डर आ जाएगा। इसका मतलब कि जनन संबंधी बीमारियों में जो सबसे बड़ा योगदान देने वाला है वो है बच्चे की संख्या और बच्चों के बीच में गैप। अर्थात बच्चे कैसे होने चाहिए, ज्यादा संख्या में नहीं होने चाहिए, यानी हम ह्यूमंस में ज्यादा संख्या में बच्चे, और दूसरा बच्चों में गैप ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। क्लियर है? जैसे यही डॉक्टर एडवाइज करके अगला बच्चा 3 साल बाद होना चाहिए, यानी एक बच्चा और दूसरे बच्चे में 3 साल की गैपिंग होनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो अपने ही शरीर से कम 6 माह उसको दूध पिलाती है, तो उसके बॉडी का प्रोटीन दूध बन के निकल रहा है ना, और तब तक फिर से गर्भधारण हो गया तो हेल्थ तो गिरेगा ना। तो इसलिए अगला बच्चा भी जब तक पूरी तरह खान पान न सीख जाए, शिष्टाचार सभ्यता न सीख जाए, तब तक अगले बच्चा का प्लान नहीं करना चाहिए। और माँ को अपने शरीर को भी रिकवर करने के लिए टाइम मिल जाएगा, तो फिर अगले बच्चे का जन्म 3 साल बाद ही होना चाहिए। सही है। दूसरी बात कि माँ को घर के अन्य सदस्यों से अच्छा भोजन की जरूरत है, क्योंकि माँ को 2 प्रॉब्लम है। एक कि हर महीने उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में 50 से 100 ml ब्लड को शरीर से बाहर फेंकना है, एक प्रॉब्लम वो है। दूसरी प्रॉब्लम है
कि माँ सबसे ज्यादा घर में काम करती है, यानी घर के अंदर का सारा डोमेस्टिक मैनेजमेंट वही कर रही है। पुरुष तो ड्यूटी पे चला गया या कमाने निकल गया, तो घर में वो 50 काम छोड़ के जाता है। बच्चों के कपड़े से लेके, मेहमानों को देख रेख से लेके, घर गृहस्थी संभालने से, पशु पक्षी रखे हो तो उसको देखने से, ये सारा चीज माँ करती है। अतः उसको ज्यादा पोषण की जरूरत है। और तीसरा कि वह बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, इसलिए उसे रिप्रोडक्शन के लिए अगर बच्चा पैदा के उद्देश्य से किया गया है तो उसमें गैप होना चाहिए। अतः ये सब तभी पॉसिबल है जब बच्चे संख्या में कम रखें, अर्थात एक दंपति 2 या 3 बच्चे से ज्यादा बच्चे ना करें, क्योंकि उनके पास बच्चा पैदा करने के लिए 28 साल है, 46 से लेकर 18 आया, तो 28 ईयर्स है। अब इन 28 ईयर्स में वो 2-3 बच्चे पैदा कर लें। अब यहाँ सवाल उठता है कि सर अगर 28 ईयर में केवल 3 बच्चा पैदा करें तो क्या हम जनन ना करें? नो नो नो, जनन करिए, खूब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली जनन का जो उद्देश्य है, यानी रिप्रोडक्शन का जो एम है, वह एम सिर्फ संतान पैदा करना नहीं है। संतान की चाहत सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन का संबंध आपके स्वास्थ्य को मैनेज करना, आपको टेंशन से फ्री रखना, तनाव मुक्त रखना और शरीर को प्रसन्नचित रखना, ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य है। और जननिक संबंधी कोई डिसऑर्डर है तो रिप्रोडक्शन के समय में रिप्रोडक्शन से जो उत्पन्न हार्मोन है वो इस डिसऑर्डर को भी ठीक कर देते हैं। अतः अगर एक तरह से देखा जाए तो रिप्रोडक्शन एक प्रकार से मेडिसिन है, यानी हेल्थ केयर करने वाली है। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि कोई भी चीज का अति बुरा होता है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी भी चीज का अति बुरा होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रोज प्रजनन करें, ये भी इसका अर्थ नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये जरूर है कि यदि कोई भी एक कपल प्रजनन करता है तो पहले विचार करो प्रजनन नहीं करता है तो देखो, समझो तुम सब उस प्रक्रिया से गुजर रही हो, तुम्हारे शरीर में हार्मोन इस समय चरम लेवल पे है और वो तुम्हारे शरीर का समुचित विकास कर रहा है, यानी तुम्हारे शरीर के जितने जननिक अंग हैं सबका उसने डेवलपमेंट कर दिया है। अतः तुम अगर एक 12 साल 13 साल से कम उम्र की लड़की को देखो और अपने को देखो तो पता चलेगा कि क्या परिवर्तन तुम्हारे शरीर में आ चुका है, ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या है कि अगर तुम्हारा संगत या सोहबत ठीक नहीं है तो तुम्हारा विषय दिन भर में खाली रहने पर मैक्सिमम बातें इसी से जुड़ी हुई हैं। और अगर तुम्हारा संगत एक अच्छे लोगों का है तो देखना कैरियर संबंधी बातें, ग्रोथ संबंधी बातें, पढ़ाई लिखाई संबंधी बातें ज्यादा करते हो तो इस चीज पर ध्यान कम जाता है। अब जब तुम अकेले होते हो और अगर उस समय तुम कुछ अच्छे साहित्य नहीं पढ़ते या इस तरह की पिक्चर देखते हो, फिल्में देखते हो, तो तुम्हारे मन में अचानक रिप्रोडक्शन को लेकर कुछ यादें बनने लगती हैं, सोचने लगते हो और ऐसा करने से तुम्हारे मन में एक तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि हार्मोन, जब हम सोचेंगे तो हार्मोन जनरेट होगा, क्योंकि मेरे शरीर का संबंध न्यूरो सिस्टम से है। हम जैसा ही सोचेंगे, जैसे अभी आप बैठे हो, अभी तुम सोचो कि फला दीदी, फला भैया 80% नंबर पाया है, उसका एमबीबीएस में हो गया है, मैं भी ऐसा करूंगी, मुझे भी इतना मेहनत करना होगा, तो देखना तुम्हें अचानक इनकरेजमेंट मिलने लगेगा और तुम्हारा दिमाग लगेगा सोचने, कैसे पढ़े, कैसे भैया दीदी से संबंध बनाए, उनसे एडवाइस ले, कैसे पढ़े, हो जाएगा। अब तुम ऐसा ना सोचो, कुछ उल्टा ही सोचो, तो तुम्हारा दिमाग वही उल्टा सोचेगा, उसी के अनुसार मन में आएगा। कैसे हम भी, जैसे तुमने सुना कि उसके 4 बॉयफ्रेंड हैं, आजकल फैशन हो गया है,
तो अब तुम्हारे भी दिमाग में आ गया, अरे यार हमारे पास तो कोई नहीं है, हम भी ऐसा करें वैसा करें, मतलब दुनिया भर की फजूल बात। अब तुम ही सोचो, बिना कुछ लिए कोई देता है? और नहीं ले रहा है तो उसके मन में तो है ना, ये ऐसे ही है। क्योंकि तुम्हें ये पता होना ही चाहिए कि अगर तुम्हारी कोई मदद कर रहा है तो जरूर उसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। और एक लड़का और एक लड़की जो दोनों ही इमेच्योर हो, मतलब अपरिपक्व हो, तो उनके स्वार्थ क्या होते हैं? सेक्स संबंधी। और एक एडल्ट जैसे तुम्हारी माता जी हैं, तुम्हारे पड़ोस के अंकल जी हैं, या अदर भी हैं, तो वो अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो उनकी सोच इस पे नहीं होगी, उनकी सोच संबंध इसका बनाने का कि आज उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो हम उनकी हेल्प कर दें, कल हमको प्रॉब्लम हो तो वो हेल्प कर दें। तो वहां हम इस सोच से रिलेशन बनाते हैं। लेकिन एक लड़का लड़की जो दोनों इमेच्योर हो और वो अगर एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो वो अभी मैच्योर फिजिकली और मेंटली एकदम नहीं है। इसलिए उनका जो विषय है वो हार्मोन से ग्रसित है, और वो हार्मोन के प्रभाव से कभी भी कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो अभी इस समय में नहीं उठाने चाहिए। तो अब ये क्या करेगा? उनको बलवान नहीं करेगा, अब ये उनको शरीर में जैसे ही हार्मोन हो गए और जैसे ही एक दो बॉडी एक दूसरे से मिल गई, तो अब वो समय समय पर उस चीज की डिमांड करेगा, और तब उनका हेल्थ बनेगा नहीं, बिगड़ेगा, और अब उनका मन अन्य चीजों में नहीं लगेगा। वो जब भी होगा मौका खोजेंगे कि कब हम दोनों फिर से मिले। क्योंकि मैंने उस दिन समझाया था कि इस प्रक्रिया में यह चरम सुख को मिलता है, और तब वो एंग्री होंगे, न मिलने पर गलत बिहेव करेंगे, और उन पर रोक लगाई जाएगी तो आक्रामक हो जाएंगे, और तब वो क्राइम की ओर बढ़ने लगेंगे, अपराध की ओर बढ़ने लगेंगे। इसलिए हमें मित्र कैसा रखना चाहिए? अपने से ज्यादा उम्र का, जो एजेड हो, आई मीन जिसके पास मैच्योरिटी हो, ताकि मैं भ्रमित हूं तो वो मुझे संभाले। और इसके लिए सबसे अच्छा मित्र कौन होगा? आपके मम्मी पापा। यानी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी मदर से एडवाइस लें, और मदर को भी चाहिए कि हम अपनी बेटी को बेटी नहीं सहेली की तरह बिहेव करें, और उनसे अपनी प्रॉब्लम रखिए, तो वो आपको इस स्थिति से उबार देंगी, और आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधी डिजीज नहीं होगा, और वो आपको मैच्योर कर देंगे। और फिर जब कल आप मैच्योर हो जाएंगे तो अब हार्मोन के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, इसलिए अब आपसे कोई गलत कदम उठेगा ऐसा कोई सोचे ही नहीं सकता। तो समझ गए ना? तो ये हमें देखना होगा। इसलिए हमारे को ये दो बातें समझनी होगी कि हमें अगर रिप्रोडक्टिव रूप से हेल्दी होना है तो हमारे पास ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और अगले बच्चे में एक अच्छा खासा इंटरवल होना चाहिए। और तीसरा कि रिप्रोडक्शन का उद्देश्य सिर्फ संतान पैदा करना नहीं है, रिप्रोडक्शन का एक उद्देश्य हमें क्रोध से, ईर्ष्या से, मन के अंदर छाई दुर्भावना से बचाना भी है। अतः हम रिप्रोडक्शन इस उद्देश्य से करें, यानी कि हेल्थ के हिसाब से करें, और समयानुसार करें, रोज ना रखें। जैसे हम अचार रोज नहीं खाते, मन किया तो थोड़ा टेस्ट बदल लिया, वैसे ही दिनचर्या में ये है कि जब हम तनाव में रहे, कोई समस्या का समाधान न मिले, तो पत्नी या हमारी जो फीमेल पार्टनर है वो मेरे जीवन रूपी गाड़ी की एक पहिया है, हम उसके साथ सिंपैथी के साथ समस्याओं पर विचार करें, और वो मेरे को अपने प्रेम रूपी सद्भावना से मेरे को तनाव मुक्त कर दे। तो ये सोच करके हम अगर जीवन जीते हैं तब हमें रिप्रोडक्शन संबंधी डिजीज का सामना नहीं करना पड़ता। और अनावश्यक हम सोचते हैं, अब हम चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हमें भी ये सोचना चाहिए कि रिप्रोडक्शन में एक शरीर का जरूरी और बहुत ही कीमती शरीर का चीज डोनेट किया जाता है, जैसे स्पर्म का बनना या ओवा का बनना। अतः ये सबको नहीं दिया जा सकता। अतः हमारे पास जब एक उपयुक्त साथी होगा जो मेरे और जीवन के बीच की एक बागडोर संभालेगा,
जिसको हम अपने भाव विचार दे सकेंगे, तो उस समय हम रिप्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे। और अगर हम ऐसे नहीं सोचते हैं तब हम अशिक्षित हैं, और तब हम अपने आप को रिप्रोडक्शन संबंधी बीमारी से पीड़ित कर रहे हैं, और तब हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए मैंने आपको एक बार कहा था ना शुरू में कि बेटा ब्रह्मचर्य जीवन जो हमारे यहाँ बनाया गया है उसका अर्थ ये है। अब उस पर फिर नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैंने समझा दिया था, तो बड़ी लंबी डिस्कशन है। तो बिकॉज ऑफ दिस वन हम प्रजनन केवल संतान के प्राप्ति के लिए नहीं, इसके लिए रखें, तब हमारा मनोविकार, मन में उठने वाले हार्मोन का अनावश्यक बढ़ना, ये सब कंट्रोल रहेगा, और तब हमारे शरीर में कोई डिसऑर्डर नहीं आएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। अब सवाल उठता है तो ये होगा कैसे? तो ये करने के लिए हमें फैमिली प्लानिंग सोचना पड़ेगा। यानी सबसे पहली जो समस्या है रिप्रोडक्शन का, ये पक्ष लोगों को नहीं समझ में आता है, ज्यादा ये पक्ष समझ में आता है। तो इस पर पहले हमें चोट पहुंचानी, अर्थात हमें परिवार नियोजन अपनाना पड़ेगा। अब परिवार नियोजन का तात्पर्य होता है कि सदस्यों की संख्या कम से कम हो, मतलब ज्यादा हमारे एक दंपति के द्वारा बच्चे पैदा न किए जाएं, यानी 2 या 3। तो अगर 28 साल के जीवन में हम 2 या 3 बच्चे पैदा कर लें तो ये मेरे लिए सुटेबल है। इससे ज्यादा करने पर हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तब सवाल उठता है कि तब हम क्या रिप्रोडक्शन ना करें? नहीं करें, लेकिन उस रिप्रोडक्शन का एक कुछ तकनीक है, उस तकनीक के जरिए करें। क्योंकि मैंने कहा था कि सेकेंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमको हेल्थ, टेंशन फ्री, प्रसन्नचित्त रखना, मन में डिसऑर्डर उत्पन्न है तो उसको दूर करना, इस उद्देश्य के लिए रिप्रोडक्शन करना है, और ये मेरा सेकेंड ऑप्शन। लेकिन अगर इसको हम फर्स्ट ऑप्शन बनाए हैं तो बाकी समय में हम रिप्रोडक्शन इस उद्देश्य से करें ताकि मन में डिसऑर्डर ना आए, मन में टेंशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब कोई हार्मोन के प्रभाव से प्रभावित होता है तो ऑटोमेटिकली उसका बीपी बढ़ जाता है, टेंस होने लगता है, हार्मोनल में डिसऑर्डर आने लगता है। देखोगे लोग जो है लंबी लंबी रात देखे होंगे फिल्मों के थ्रू कि वो पत्नी के वियोग में या प्रेमिका के ना आने से गुस्सा हो गया, लड़ गया, झगड़ा कर गया, वगैरह वगैरह। तो वो चीजों को हमें रिसीव नहीं लेना है। तो इसलिए हमें उस उद्देश्य से रिप्रोडक्शन रखना है। और रिप्रोडक्शन में ये दूसरा उद्देश्य सबसे ज्यादा नुकसान तब पहुंचाता है जब दोनों साथी के अंडरस्टैंडिंग में कमी, अर्थात दोनों पार्टनर को एक दूसरे तक ही बात रखनी है, तीसरे को नहीं पहुंचानी, क्योंकि तीसरे को पहुंचाते ही फिर से तनाव पैदा होगा और वो किसी भी प्रकार के अपराध तक चला जाएगा, जिसे सामाजिक रूप से अनैतिक, इलीगल कहते हैं। अतः वो हमें सुख नहीं पहुंचाएगा। आगे समझ में? इसलिए हमें संबंध बड़े सोच विचार करके ही रखने चाहिए। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब इसमें परिवार नियोजन करेंगे कैसे, ये सब तो क्लियर है ना कि लिखाना पड़ेगा। तो अब परिवार नियोजन कैसे करेंगे? तो हमारे पास परिवार नियोजन करने के 2 तरीके होंगे, एक प्राकृतिक तरीका, एक कृत्रिम। दे दीजिए हेडिंग। परिवार नियोजन करने के कुल 2 तरीके होते हैं, एक प्राकृतिक, हाँ तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे थे, प्राकृतिक और एक कृत्रिम। ओके, तो अब अगले दिन इसको लिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? थैंक यू बेटा।